गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 40 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज के पेपर का जो पहला क्वेश्चन था उसमें तुम्हें ये कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं जिनको सिंप्लीफाई करना है और हमें फाइनल आंसर तक पहुंचना है। तो देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूंगा यूजिंग आयोटाज प्रॉपर्टीज़ तो तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन ईजी होते हुए जाएगा। तो उसके लिए पहले दो बातें याद रखना कि आयोटा के पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल उसको 1 बना देता है। दूसरी चीज़, आयोटा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाले ब्रैकेट में है आयोटा टू द पावर ऑफ 10 माइनस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर ऑफ 11। तो आयोटा टू द पावर ऑफ 10 आयोटा टू द पावर ऑफ 8 तक तो 1 ही दिखा देगा, तो 2 आयोटा स्क्वायर बच जाएंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आई थिंक सबको पता होगी -1 होता है, तो यहाँ -1 लिख लो। अच्छा, 1 की जगह लिख लो 11 के बाद जो नेक्स्ट मल्टीपल 4 का होता है दैट इज आयोटा 12, क्योंकि वहाँ तक वो 1 दिखा देगा और नीचे आयोटा 11 है। तो ये आयोटा 11 आयोटा 12 को काटेगा, एक आयोटा छोड़ देगा। दैट मीन्स पहले ब्रैकेट को मैंने रिड्यूस करके बना दिया -1 माइनस आयोटा। अब इसी तरीके से बाकी ब्रैकेट्स के साथ में काम करना है। अगले ब्रैकेट में है आयोटा टू द पावर ऑफ 11 माइनस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर ऑफ 12। अब देखो आयोटा टू द पावर ऑफ 8 तक तो 1 होगा, आयोटा क्यूब जिसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ माइनस आयोटा। अच्छा, अब जहाँ 1 लिखा है वहाँ पे आयोटा की पावर में 12 लिख दो, तो इससे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस ब्रैकेट से तुमको सिर्फ मिलेगा 1, तो माइनस आयोटा -1। अगला है आयोटा 12 -1 अपॉन आयोटा टू द पावर ऑफ 13। तो 12 तो 4 का मल्टीपल है, तो ये तो 1 हो गया और आयोटा 13 नीचे है तो ऊपर आयोटा 12 तो नहीं लिख सकते, तो नेक्स्ट नियरेस्ट मल्टीपल जो 4 का है जो कि 1 बना देगा आयोटा को, दैट इज 16। मैंने वो लिख दिया है। अब इसको कट करो तो यहाँ आयोटा क्यूब बच जाएगा और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, एक माइनस पहले से है तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब चलते हैं अगले ब्रैकेट में, उसमें लिखा है आयोटा टू द पावर ऑफ 13 माइनस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर ऑफ 14। अब देखो 12 तक 4 का मल्टीपल है तो 1 होगा, एक आयोटा बच जाएगा, तो आयोटा 13 को हमने आयोटा लिख दिया। अब आयोटा 14 अगेन 14 के बाद जो 4 का नियरेस्ट मल्टीपल 1 होता है वो 16 है, तो इसको काटेंगे तो आयोटा स्क्वायर बच जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये बन गया आयोटा +1। अब रह गया आखिरी ब्रैकेट, तो आखिरी ब्रैकेट में है आयोटा के पावर में 14 माइनस 1 अपॉन आयोटा के पावर में 15। तो आयोटा टू द पावर ऑफ 12 तक तो वो 1 दिखा देगा, तो बचेगा आयोटा स्क्वायर जो कि होता है -1 और 1 की जगह यहाँ आयोटा के पावर में 16 लिख लो, ताकि नीचे वाला 15 जो है वो इसको कट करेगा और खाली बच जाएगा वहाँ पे आयोटा। तो आखिरी ब्रैकेट में आया -1 माइनस आयोटा। बस ये जो कैलकुलेशन तुमने अभी तक की है उसी में थोड़ा टाइम लगा है, आगे हमें सिर्फ कट करना है और देखना है कि क्या बचता है और क्या कट जाता है। तो -1 +1 के साथ, उसके बाद माइनस आयोटा प्लस आयोटा के साथ, फिर माइनस आयोटा प्लस आयोटा के साथ, फिर +1 -1 के साथ। तो तुम्हारे पास में बचता है सिर्फ -1 माइनस आयोटा और वो भी लास्ट ब्रैकेट से, और ये बी ऑप्शन में अवेलेबल। तो चलते हैं, आराम से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन इनफाइनाइट जीपी का है, तो इसका फॉर्मूला होता है सम अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर। क्वेश्चन कह रहा है कि इस इनफाइनाइट जीपी का जो पहला टर्म है दैट इज a, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। और रिमेनिंग टर्म्स का मतलब क्या है कि a अपॉन 1 माइनस आर में से a को छोड़ के, दैट मीन्स a अपॉन 1 माइनस आर माइनस a का ट्वाइस है फर्स्ट टर्म की वैल्यू। तो अगर मैं राइट हैंड साइड से a कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बच जाता है 1 अपॉन 1 माइनस आर -1, a से a घटा, इस 1/2 को नीचे भेज दो, तो अब तुम्हारे पास में ये बचता है -1, यहाँ आके 1/2 + 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस आर कर देगा। हमें निकालना वैसे भी कॉमन रेशियो है, तो 3/2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 - 3r इक्वल्स टू 2, तो 1 की वैल्यू हो गई 3r के इक्वल और r हो गया मेरा 1/3, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लोगारिथम का है। क्वेश्चन है
हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, न्यूमरेटर में है log 5 प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन में है log ऑफ x माइनस 2 और ये वैल्यू 2 के इक्वल दी हुई है। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं फॉर दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले बेसिस सेम है न्यूमरेटर में, तो जो वैल्यूज के बीच में प्लस का साइन है वो आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और अपॉन में है log ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो हमें ये फॉर्मूला मालूम है कि अगर log a बाई log b होता है तो वी कैन राइट इट एज log a टू द बेस ऑफ b। तो ये प्रॉपर्टी अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लगा दें तो ये बन जाएगा log 5x स्क्वायर प्लस 5 के बेस में x माइनस 2 इक्वल्स टू 2। और फिर इसके बाद हमें ये भी पता है, बेसिक कंसेप्ट ये log का कहता है कि अगर log n टू द बेस ऑफ a x है तो a टू द पावर ऑफ x n के इक्वल होगा। दैट मीन्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 5। चलो इसको सॉल्व करते हैं ताकि x की वैल्यू पता चल सके। तो ये मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है 2x प्लस 1 के होल स्क्वायर का। तो यहाँ से तुमको x की वैल्यू तो मिलेगी लेकिन -1/2 मिलेगी, और इसको अगर तुम मेन इक्वेशन में पुट करते हो तो यहाँ लोगारिथमिक वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में वो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। दैट्स वाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आंसर इज नन ऑफ दिस। अब बहुत बच्चों में प्रॉब्लम होती है कि वो जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसी को आंसर मान लेते हैं। जैसे अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि x इक्वल्स टू -1/2 आ तो गया था तो 1 डाल देते हैं, लेकिन लोगारिथम के क्वेश्चन में ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी वैल्यू हमें x के लिए मिलती है उसको हम मेन क्वेश्चन में पुट करके जरूर चेक कर लें कि कहीं कोई टर्म नेगेटिव तो नहीं हो रहा, क्योंकि लॉग का कोई भी नेगेटिव टर्म जो होता है वो रियल नहीं होता है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। जैसे कि डिनोमिनेटर में अगर हम x के जगह -1/2 डालते हैं तो वो एक नेगेटिव वैल्यू ले लेगा। दैट्स वाई इसका आंसर होगा 0 सॉल्यूशन, दैट इज नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है जिसके लिए जो क्वेश्चन है उसको मैं पहले सीधा करके लिख देता हूँ ताकि जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा वो हमें पता चल जाए। हमने फॉर्मूला पढ़ा था NCR प्लस NCR -1 जब भी होता है तो ये बन जाता है n+1 CR। तो तुम्हारा आधा काम तो उसने कर ही दिया। उसने तुमको दिया है क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट कि NC2 प्लस NC3 63 के इक्वल है। दैट मीन्स ये जो नीचे में जो दो वैल्यूज हैं 2 और 3 वो कंजिक्यूटिव है, तो उसमें से जो बड़ा वैल्यू है वो यहाँ पे आएगा, लेकिन पावर में जो वैल्यू फाइनली आई है 6, वो लेफ्ट हैंड साइड में जो n की वैल्यू है उससे एक ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम लोग को ये बात पता चल गई कि n है 5। अब एक दूसरी इक्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है NCX इज इक्वल्स टू NC3। तो n तो हम लोग निकाल चुके हैं, जिसको यहाँ बैठा देते हैं। तो यहाँ से अब यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कि जब NCA NCB के इक्वल होता है तो इसका दो मतलब होता है, या तो A B के बराबर है या फिर A प्लस B N के बराबर है। तो अगर मैं 5CX को 5 के इक्वल कह रहा हूँ तो इसका दो मतलब बनेगा, एक या तो x इक्वल्स टू 3 है या फिर x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 है, जिसके वजह से x2 आ जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये कहाँ अवेलेबल है। तो x इक्वल्स टू 2 तो चलो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन 3 वाला है तो C इज द करेक्ट आंसर। अब एक बार चेक कर लेना, क्योंकि आज जब मैंने इसका आंसर दिया था तो मैंने उसको A मार्क करा दिया था, बट दैट इज अ मिस्टेक। इसका करेक्ट आंसर C होगा। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसको अगर हम लोग वैल्यू पुटिंग से करें तो काम आसान हो जाएगा। थोड़ा लेंथी लग सकता है लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है तो एक बार करते हैं। तो तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें एक्स वाई जेड को रिलेट किया जा रहा है यूजिंग दिस इक्वेशन। अब देखो x साइन थीटा इज इक्वल्स टू y कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2z टेन थीटा होल अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि थीटा को हमें यहाँ क्या लेट करना है। 90 काम करेगा नहीं, 0 काम करेगा नहीं और 45 काम करेगा नहीं, क्योंकि तीनों ही वैल्यूज में प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग थीटा को वैल्यू देते हैं 30 डिग्री, क्योंकि और कुछ हमारे पास बचा नहीं है। 30 और 60 में से मुझे एक लेना था, मैंने 30 ले लिया। तो x/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, फिर यही 30 यहाँ डालोगे तो ये बन जाएगा y√3/2, और यही 30 जब यहाँ डालोगे तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/3। अब x/2 इज इक्वल्स टू y√3/2 इज इक्वल्स टू, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, 2z अपॉन √3, और ये बन गया 2/3, जिसका 3 चले जाएगा ऊपर। ऊपर मतलब एक सेकंड, ये 2 काट लेते हैं पहले।
एक्स इज इक्वल्स टू आ गया y√3, ये बन जाएगा 6z अपॉन में √3। अब एक काम और करो, x इज इक्वल्स टू y√3, 6 के जगह लिख लेते हैं 2√3 इंटू √3 इंटू जेड, जिससे कि नीचे वाला √3 भी कैंसिल हो गया। तो अब तुम्हारे पास में एक फाइनल रिलेशन आ गया है, x इज इक्वल्स टू y√3 इज इक्वल्स टू 2√3z। तो इन तीनों को इक्वेट कर दो k के साथ। तो इससे मुझे x की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई k, y की वैल्यू मिलेगी k/√3 और z की वैल्यू मिलेगी k/2√3। अब इन वैल्यूज को लेके जो भी हमें पूछा गया है उसमें पुट करते हैं, देखते हैं कि उसकी क्या वैल्यू बन रही है। तो 4z² मतलब ये बन जाएगा k² अपॉन 12, और x² करेंगे तो k² और y² करेंगे तो k²/3। तो फाइनली देखो क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, ये इसको काट देगा 3 में, तो k²/3 और ये बन जाएगा 4k²/3। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आंसर आ जाता है 4k⁴/9। अब क्वेश्चन ये है कि हमें अब कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे भी आए थे हम लोग वापस आ जाते हैं। अच्छा, जो भी आया था हमारे पास आया था 4k⁴/9। तो अब हम लोग ऑप्शन के अंदर x और y की वैल्यू डाल के चेक करेंगे, तो सी ऑप्शन जो है वो मैच कर जाएगा, क्योंकि x को मैंने रखा था k और y को रखा था k/√3। तो अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ डालता हूँ तो ये बन जाएगा k² माइनस k²/3 का होल स्क्वायर। अब जरा सॉल्व कर लो, तो ये बन जाएगा 2k²/3 पूरे का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4k⁴/9, और कोई भी ऑप्शन ये आंसर नहीं देगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में b दे रखा है 20, c दे रखा है 21, मतलब ये साइड्स की बात हो रही है, और साइन a दे रखा है 3/5, और तुम्हें फाइंड करना है स्मॉल a। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन फॉर्मूला लगाते हैं। साइन फॉर्मूला का क्वेश्चन ही नहीं है, तुम यहाँ पे ट्रायंगल बना के पहले कॉस निकाल लो। ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा। अब कॉस निकालने से क्या होगा कि हमारे पास में कोसाइन फॉर्मूला का कॉस a का फॉर्मूला मिल जाएगा। कॉस a का फॉर्मूला होता है b² + c² - a² अपॉन 2bc, और इसी वजह से तुमने कॉस a निकाल लिया है जो कि है 4/5, b² 400 क्योंकि b हमें गिवन है 20, c² 441, देखो स्क्वायर याद होने से काम कितना आसानी से हो जाता है, और 2bc करोगे तो 2 × 20 × 21। अब यहाँ थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी, तो ये इससे कट हो गया 4 में, 4 2 = 8 4 32 × 21, और ये 841 - a²। अब इनको जरा मल्टीप्लाई कर लो, 32 × 21 अगर करते हैं तो ये आ रहा है 672, तो a² की वैल्यू हो गई 841 - 672 जो कि होता है 169। तो a की वैल्यू हो जाएगी √169, दैट इज 13, दैट मीन्स 6 का आंसर हो गया b। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, इनवर्स अभी हमारा करंट रनिंग टॉपिक है, तो ये देख सकते हैं। अगर हम लोग x को रिप्लेस कर दें tan² थीटा से तो काम पहले ही स्टेप में बन जाएगा। इसके लिए तुम्हारे फॉर्मूला के ऊपर में हाथ बड़ी टाइट होना चाहिए, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। आई होप यू मस्ट बी नोइंग कि ये जो फॉर्मूला है ये cos 2 थीटा का है, तो यहाँ पे हमें लिखना है हाफ cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टोटल वैल्यू आ गई थीटा। अब जिसको तुमने x माना था वो था tan² थीटा, तो जब यहाँ से तुम थीटा निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये बन जाएगा tan इनवर्स √x, जो कि p ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन इन सेंटर के कंसेप्ट का है, और जिन ट्रायंगल के लिए तुम्हें इन सेंटर फाइंड करना है उसके दो साइड्स तुम्हारे एक्सिस लाइन है, क्योंकि x = 0 का मतलब होता है y एक्सिस और y = 0 का मतलब होता है x एक्सिस। तो तीसरा लाइन ऐसे करके आया होगा, तो जो लाइन तुम्हें दी गई है इक्वेशन में एज थर्ड साइड, उसको अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाता है x/4 + y/3 = 1। दैट मीन्स ये है 4 डिस्टेंस, ये है 3 डिस्टेंस, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो गया 5। अब इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसका इन सेंटर अगर निकालना चाहते हो तो इसका मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में
जो भी इन रेडियस होता है वो a प्लस बी माइनस सी बाई टू होता है, और जो इन सेंटर होता है वो उसी के कोऑर्डिनेट को दो बार लिख देते हैं, मतलब r को ही दो बार लिखना होता है, क्योंकि यही डिस्टेंस तुम्हारा r है और यही डिस्टेंस तुम्हारा r है। तो a है यहाँ पे कोई भी एक साइड परपेंडिकुलर और बेस में से किसी एक को a और b बना लो, लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा c होगा। तो r की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 3 माइनस 5 बाई 2, दैट इज 2 बाई 2, जो कि 1 होता है। दैट मीन्स हमारा आंसर होगा इन सेंटर का 1,1, दैट इज बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन तुम्हें ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन को देख के तुम्हें ये पता चल जाएगा, क्योंकि इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। दैट मीन्स इसका जो सेंटर है वो है h कॉमा के, और जो इसका रेडियस है वो है तुम्हारा a, और जिस लाइन को तुम इसका टेंजेंट कह रहे हो उसकी इक्वेशन दे रखी है lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0। तो कोई भी लाइन अगर किसी सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सेंटर से उस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू रेडियस। तो जिसको तुम ए या रेडियस कह रहे हो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द लाइन विच इज टेंजेंट। तो हमें यहाँ पे डी को ए के इक्वल कर देना है, और ये डी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ax1 मतलब LH प्लस by1 दैट मीन्स mk प्लस c दैट इज n पूरे का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि मेरे केस में l और m डिनोट कर रहा है, इज इक्वल्स टू। अब स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायरिंग करोगे, अच्छा स्क्वायरिंग से पहले ऐसा करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा LH प्लस mk प्लस n का मॉडुलस इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड विथ अंडर रूट का एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा LH प्लस MK प्लस N का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब चेक कर लो, ये आंसर अवेलेबल है सी ऑप्शन में। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है एलिप्स का, जिसका इसेंट्रिसिटी तुम्हें दे रखा है 1/2, दैट मीन्स E इक्वल्स टू 1/2, और डायरेक्ट्रिक्स जिसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू ए बाई ई, वो वैल्यू दे रखी है 4। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी 4e से, क्योंकि हमें e तो पता ही है। तो 4 इंटू हाफ a की वैल्यू आ गई 2, e हमें 1/2 दिया हुआ है, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है एलिप्स के केस में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो e के जगह लिख दिया मैंने 1/2, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के जगह 4 आ जाएगा। अब रूट से बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर पूरे का अंडर रूट अपॉन में 2। दोनों को काटा, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3। ए हमने पहले ही निकाला हुआ है 2, तो ए स्क्वायर हो गया 4। अब जैसा कि हमें पता है एलिप्स की इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तुम्हारा फाइनल आंसर होगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 12। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा बी ऑप्शन में, सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने पूरे पेपर को डिस्कस कर लिया है, एंड आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास इटसेल्फ। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।